ओप्पो अपनी रेनो सीरीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज्ड है। मतलब ये उसकी मिड रेंज सीरीज है या उसकी फ्लैगशिप सीरीज है। ओप्पो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज है, और जितना कंफ्यूज ओप्पो है, क्या उतना ही कंफ्यूज ये फोन भी है, ओप्पो रेनो 11 5G। बिकॉज इस फोन को लेकर कई मिक्स्ड रिएक्शन इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ओप्पो रेनो 11 5G नए जमाने और पुराने जमाने का मिक्सचर है। कैसे, अभी बताता हूं। प्राइसिंग मोर और लेस इसकी सेम ही है रेनो 10 जैसी। चिपसेट तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 7050G। सेम प्रोसेसर रेनो 10 में भी हमें देखने को मिला था, और इसमें भी वही है, बट परफॉर्मेंस इज गुड। ओप्पो ने अपने कलर ओएस 14 के सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर के साथ मीडियाटेक डिमेंसिटी 7050G को ऐसे अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है कि इसकी और रेनो 10 के परफॉर्मेंस में जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस, उसमें आपको काफी फर्क देखने को मिल जाएगा। सेम चिपसेट और सेम सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी। इनफैक्ट कलर ओएस 14 में कई इनबिल्ट फीचर्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं, और इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट टच, जिसमें आप बड़ी आसानी से किसी भी स्क्रीनशॉट से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चिपसेट डे टू डे टास्क तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग भी मैनेज कर लेता है। बैकग्राउंड में ऐप्स आप चलाते हो, बड़े आराम से आप ये परफॉर्मेंस में कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलता। पर और सबसे मजेदार बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी ये फोन ना ओवरहीट करता है और ना ही हैंग करता है। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये किसी ऑलराउंडर से कम नहीं है। तो डिस्क्लेमर ये है जी कि गेमर्स तो इस फोन से दूरी बना के रखें। इस फोन को, अगर आप गेमर हैं और गेमिंग फोन देख रहे हैं, ये वीडियो मतलब कोई दूसरा मेरे चैनल का वीडियो देख लो, ये मत देखो, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। पर अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो फोन को थोड़ा लंबा चलाना पसंद करते हैं, तो इस फोन का नाम, पता, नंबर सब लिख लीजिए, टैग कर दीजिए, ये वीडियो को सेव कर दीजिए, क्योंकि रेनो 11 एंड्रॉइड 14 ओएस के साथ तो आता है, पर ये एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16 को भी सपोर्ट करेगा। और साथ में अगले 4 साल तक इसमें आपको सिक्योरिटी अपग्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो साल 2024 में आपने इस फोन को खरीदा, तो ये फोन 2025 भी चलेगा, 2026 तो आराम से चलेगा, और अगर आपका मन किया फोन नहीं बदलने का, तो 2027 में भी इस फोन को चेंज करने का सोचना चाहो तो मत करने का सोचना। बट इस लिहाज से रेनो 11 फ्यूचर प्रूफ है। लेकिन ओप्पो ने इसमें एक बात बहुत ही ज्यादा गलत कर दी है। रेनो 11 में इतना ब्लोटवेयर भरा है कि क्या ही बोलूं। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देता हूं कि ब्लोटवेयर यानी ऐसे प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो फोन के अंदर पहले से भर भर के आते हैं, और जिन्हें आप इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन वो फोन में भरे रहते हैं, उसकी मेमोरी को खाते हैं, और ऐसी अफवाहें भी उड़ती रहती हैं कि ये आपका डेटा के लिए सिक्योर भी नहीं होते, प्राइवेसी चुराते हैं। बट एनीवे, इस फोन को सेटअप करते वक्त ही आप इन जो ब्लोटवेयर के फालतू के जो एप्स कचरा भरे हुए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा। बट ओवरऑल ये ब्लोटवेयर के अलावा, इफ समवन इज सेइंग कि सेम चिपसेट है, रेनो 10 वाला ही तो है, वो ले लो, पैसे बचाओ, और तो मैं तब भी उस सिनेरियो में भी मैं यही कहूंगा कि रेनो 11 ही ले लो, बिकॉज इसका एक्सपीरियंस लॉन्ग रन में आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। रही बात इसके कैमरा स्पेक्स की, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट वो बातें आपको जरूर बताऊंगा जो बेसिकली मुझे काफी अच्छी लगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने इस फोन को इस्तेमाल किया। तो मतलब और ये वो कैमरा में वो चीजें हैं जो आपको डे टू डे कैमरा एक्सपीरियंस को आपके और ज्यादा बेटर बनाएगा। तो सबसे पहली बात जो रेनो 11 के कैमरा एक्सपीरियंस को बेटर बनाती है, वो है इसका हार्डवेयर पार्ट। इसके तीनों ही कैमरा सेंसर्स सोनी के हैं।
अब यहाँ क्या बात जरूरी जानने वाली ये है कि इसके कैमरा के एंड रिजल्ट्स इस कारण से काफी बढ़िया आते हैं और तीनों कैमरा एक ही जैसे रिजल्ट्स देते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इन सिंक रहती है, एक जैसी परफॉर्मेंस आती है, फिर चाहे आप इसके किसी भी लेंस से आप या किसी भी मोड में आप कैमरा से फोटोग्राफी करें। तो Reno 11 के चारों ही कैमरा जो है 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी चारों ही कैमरा 30 फ्रेम पर सेकंड के रेट के ऊपर। चारों कैमरा मतलब 3 पीछे और ये सेल्फी कैमरा भी, और वीडियो का रिकॉर्डिंग रेट सेम है। और मतलब इसमें होता क्या है कि कुछ यहाँ पे मार्केट में आपको ऐसे कैमरे भी देखने को मिलते हैं कि कैमरे का प्राइमरी कैमरे का रिकॉर्डिंग रेट कुछ और है, सेल्फी कैमरे का रिकॉर्डिंग रेट कुछ और है। तो इसके कारण से जो एंड रिजल्ट है उसमें कुछ फर्क आता है। तो फायदा क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक व्लॉगर हो और आप प्राइमरी कैमरा से, मतलब आप कहीं पे गए हो, आप प्राइमरी कैमरे से शूट कर रहे हैं, किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पर गए वहां आप शूट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि अरे यार सेल्फी कैमरे से मैं थोड़ा अपने लिंक्स भी रिकॉर्ड कर देता हूं, अपने आप को रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो सेल्फी कैमरे से भी जब आपने वो चीज रिकॉर्ड की तो होता क्या है, प्राइमरी कैमरा तो मजबूत रहता है नॉर्मली लगभग हर ही फोन का, लेकिन सेल्फी कैमरे में पैसे बच जाते हैं। या कुछ फोन्स में उल्टी चीज भी होती है कि सेल्फी कैमरा अच्छा होता है, प्राइमरी कैमरा उतना अच्छा नहीं होता। तो क्या होता है कि उसका फ्रेम रेट कुछ और है, उसका रेजोल्यूशन कुछ और है, उसका सारी चीजें अलग हैं। तो जब आप वीडियो एडिट करने के लिए जब आप जाते हैं, वो जो आप आउटपुट निकालकर आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर डालकर उसको एडिट करते हैं, तो वो जो है ना वो बड़ा अजीबोगरीब आता है, कलर एक जैसे नहीं लगते आपको, फ्रेम रेट एक जैसा नहीं होता, दिक्कत आती है। ये किसी वीडियो एडिटर से आप पूछेंगे तो वो ज्यादा बेटर आपको इस बारे में बता पाएगा। लेकिन इसमें ये चारों ही कैमरे एक ही फ्रेम रेट से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक ही रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जो एंड रिजल्ट आता है वो ज्यादा बेटर आता है। जो वीडियो एडिट होकर जो आप तैयार करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, स्मूथ एडिट होगा और वीडियो एडिटर आपको गाली भी नहीं देने वाला है। ऐसे ही तो इस बात को कहने में मतलब कोई बुराई नहीं होगी कि Reno 11 इज अ परफेक्ट व्लॉगिंग फोन इन दिस बजट, बिलीव मी। और अगर आप एक ब्लॉगर हो तो आपको अपने फोन में जो कुछ भी चाहिए वो सब Reno 11 में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा Reno 11 के प्राइमरी कैमरे का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काफी बढ़िया है, जिससे व्लॉगिंग करने पर मतलब चलते फिरते मूवमेंट करते वक्त अगर आप वो शॉट्स कैप्चर कर रहे हैं, वो वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं, तो वो काफी स्टेबिलिटी के साथ रिकॉर्ड होते हैं। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो Reno 11 के कैमरे का डे लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। स्क्रीन पर आपको Reno 11 के कैमरे से खींची गई वो तस्वीरें दिख रही हैं जो मैंने पिछले 1 महीने के दौरान इसके कैमरे से कैप्चर की। और मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि Reno 11 का कैमरा स्किन टोन्स काफी अच्छे से कैप्चर करता है, पोर्ट्रेट मोड में भी अच्छी डिटेल्स कैप्चर होती हैं, और सबसे इंप्रेसिव बात जो इसके कैमरे में है कि विदाउट फिल्टर्स भी ये काफी अच्छे फोटोग्राफ्स कैप्चर कर देता है। तो मतलब जैसे वो जो होता था ना कि रेनो मतलब ओप्पो वीवो के फोन्स में आपके फिल्टर्स इतने ज्यादा हो जाते थे कि मतलब आपने अपनी फोटो खींची तो आप ही की फोटो नहीं लगती थी, किसी और की लगती थी। तो यहाँ पे वो चीज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और ये जो फिल्टर्स हैं वो स्किन टोन्स के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। ओवरऑल अंडर 30 के इट्स अ वेरी गुड कैमरा फोन, और अंडर 30 के व्लॉगिंग के लिए इसका कैमरा बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन बैटरी के मामले में Reno 11 थोड़ा मतलब बोला जाए तो 50-50 टाइप्स है। मतलब 5000 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी है जो 67 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ओप्पो 45 मिनट्स में फोन को फुल चार्ज करने का दावा करता है। रियल लाइफ यूजर्स में भी 45-50 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, लेकिन मन में खटकता जो है ना वो ये कि 30,000 रुपए के बजट में महज 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, सिर्फ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस बजट में अगर आप रिसर्च करें तो Reno 11 के बजट में ही आपको 80 वॉट इवन 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाले फोन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि Xiaomi 11i हाइपर चार्ज, या फिर आप बोले OnePlus Nord 2T, या इवन इसी का Oppo Reno 8। हाँ थोड़े पुराने फोन्स हैं इनमें से कुछ, पर जब इन फोन्स में मिल सकती है तो मेरा लॉजिक ये है कि जब इन पुराने जनरेशन वाले फोन्स में
80 वॉट 120 वॉट तक फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। तो इस 2024 में रेनो 11 में 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग या 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं मिल सकती थी? तो आप लोग अभी तक बने हुए हैं, तो चलो फटाफट लास्ट में रेनो 11 के डिस्प्ले और डिजाइन की बात भी कर लेते हैं कि आखिर इसका डिस्प्ले और डिजाइन किस तरीके का है। तो देखिए, रेनो 11 बड़ा जो डिजाइन के मामले में अगर बात करूं, बड़ी हैंडी कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको रेनो 11 में देखने को मिलेगी। 6.7 इंच का फोन हाथ में काफी कंफर्टेबल फील देता है, हाथ से एकदम से आप अगर देखें तो फिसलता भी नहीं है। और डिस्प्ले पर मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर भी अगर मैं देखूं ना तो लग कर आता है, लेकिन मतलब महीने भर में स्क्रीन प्रोटेक्टर थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं जगह से उसमें एयर घुस गई, बबल बनने शुरू हो गए। जैसे आप ये देखिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको बबल्स दिख रहे होंगे, तो ये इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ 1 महीने के बाद हो जाता है। तो मतलब ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रेनो 11 का ये जो डिस्प्ले है ये काफी इंप्रेसिव है। 6.7 इंच का 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके अंदर देखा जाता है। ओवरऑल स्पेक्स वाइज डिस्प्ले काफी बढ़िया है, लेकिन डे टू डे यूज में इसका डिस्प्ले सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। ब्राइटनेस लेवल्स काफी अच्छे हैं। आउटडोर सिनेरियो में भी डिस्प्ले पर विजिबिलिटी बनी रहती है, हालांकि रिफ्लेक्शंस आते हैं बट विजिबिलिटी बनी रहती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है, तो जिससे बिंज वॉच में बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अंदर अच्छे डिस्प्ले के साथ साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, जिसका पूरा एक्सपीरियंस आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। और वो भी जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो एकदम लाउड स्पीकर टाइप भी परफॉर्म कर देते हैं। अगर आपको वो चाहिए ना एकदम लाउड स्पीकर टाइप जोरदार साउंड, तो इसके स्पीकर वॉल्यूम को आप 300% तक भी ले जा सकते हैं, ये वॉल्यूम अप वाले बटन को मतलब लॉन्ग प्रेस करके। तो ये थोड़ा यूनिक फीचर मुझको इसमें लगा। ओवरऑल देखूं तो प्राइसिंग रेनो 11 की काफी अच्छी है। कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से रेनो 11 बढ़िया है। बस बैटरी थोड़ी अच्छी हो सकती थी, फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, और यहाँ इंडिया में इन्होंने 12 GB वाला वर्जन लॉन्च करना चाहिए था।